नमस्कार। भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल भारत में मिलता है। ये कथन मार्क ट्वेन का है। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत का अपना भौगोलिक और सांस्कृतिक वैविध्य ये पूरी दुनिया को सम्मोहित करता है। जब आप भारत की भौगोलिक स्थिति को आप देखते हैं कि एक ओर पहाड़, नदियाँ, मैदान और रत्नाकर और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जलवायु, ऋतु आदि, ये सब पूरी दुनिया को आकर्षित करती हैं। यद्यपि संपूर्ण संसार परमात्मा ने जब बनाया तो इसका कण कण पवित्र है और इसका कोना कोना कुछ न कुछ अपने आप में विशेषता अवश्य रखता है। पर भारत के साथ ये बहुत ही सौभाग्य रहा कि उसको कुछ विशेषताएं अपने हिस्से में ज़्यादा प्राप्त हुई। तो जैसे भारत की ये भौगोलिक विविधता संसार को आकर्षित करती है, ऐसे ही भारत की सामाजिक संरचना भी बड़ी अद्भुत है। आप सब जानते हैं कि रेनेसां काल के बाद पूरी दुनिया में सोचने विचारने की परंपरा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन के साथ अनेक नए विषयों का भी जन्म हुआ। एक विश्वविद्यालय ने भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ एक रिसर्च की। वह रिसर्च समाजशास्त्र की थी और उसमें भारत के कुछ गांव के लोग और उनके पशुओं पर एक रिसर्च की गई। जिस रिसर्च में ये हुआ कि आधुनिक जो आहार विज्ञान है उसके मानकों के अनुकूल लोगों को और पशुओं को भोजन और सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई। उन समस्त व्यवस्थाओं के साथ ये देखा गया कि पशु विशेष कमजोरी का अनुभव करने लग गए। जहाँ पर उनका विकास होना चाहिए था, वहाँ पर पशुओं की स्थिति बुरी तरह से डगमगाती हुई नजर आई। सारे समाजशास्त्री इस दुविधा में फंसे कि हम सब कुछ तो मानक के अनुकूल दे रहे हैं, पर इनका स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है। रिसर्च का निष्कर्ष ये आया कि जब पशु मालिकों से मिला गया तो उन्होंने ये कहा कि जब हम पशुओं को चारा देने जाते हैं तो इनके साथ कुछ संवाद करते हैं, कुछ अपनी भाषा में, कुछ अपने भावों को इनके साथ हम साझा करते हैं। फिर ये चारा पूरी तन्मयता से लेते हैं और अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हम सब। तो इस रिसर्च से हमको ये पता चला कि भारत का समाज बहुत ही संवेदनशील रहा है। आज भी हमारे यहाँ चाहे जितना राजनैतिक मत भिन्नता या अलग अलग मुद्दों पर वैचारिक भिन्नता क्यों न हो, पर कहीं न कहीं हम सब एक संवेदना में बंधे हुए हैं। जो संवेदना सबसे अच्छी है कि हम सब भारतीय हैं। भारत का संविधान ही कहता है कि हम भारत के लोग भारत को, अर्थात आज हम सब भारतीय मिलकर के भारत के लोगों का विकास, भारतीयता का विकास करने के लिए संकल्पित हैं। हम सब अपने अपने विचारों के हिसाब से, अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो समझ लीजिए भारत भी उतना ही आगे बढ़ रहा है। आज भारत के पास अनेक राजनीतिक दल अपने अपने सिद्धांतों से, अपने अपने आदर्शों से भारत को लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब हम भारत के महान नेताओं के विचारों को सुनते हैं, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को भली भांति सुनते, देखते और समझते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि आज भारत के पास अच्छे चिंतक, अच्छे विचारक हैं जो भारत को बहुत आगे ले जाने की अपने अंदर दूरगामी सोच रखते हैं। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पर जिस तरीके से हमारी भौगोलिक भिन्नता अपने आप में चुनौतियों भरा जीवन हम सब को जीने के लिए
आवाहन करती है। इसी प्रकार से भारत की सामाजिक संरचना भी बड़ी जटिल है। यहाँ पर दुनिया का समाजशास्त्र बहुत शीघ्रता से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत का अपना ही समाजशास्त्र है। इस समाजशास्त्र को समझने के लिए बड़े बड़े मनीषी अपने अनुसंधान को लेकर के वापस ही हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको एक रिसर्च के संबंध में बताया। आज भारत में जातीय जनगणना की बात बहुत ज़ोरों पर है। अब हम जातीय जनगणना के विषय में समझें तो उससे पहले हम भारतीय चेतना के विषय में समझें कि वह भारतीय चेतना जो कि पूरी दुनिया में ज्ञान का और प्रकाश का उपदेशक रही है, वह किस समाज और किस व्यवस्था के तहत इतना बड़ा काम कर पाई थी। तो साथियों, वह भारतीय चेतना जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया तो उसकी सोच का अब तक के विचारकों का मानना है कि सबसे ऊंचा विचार जो था वो परमात्मा की चेतना का अनुभव करने का था। तो भारत के जन जन में ये भाव समाहित है कि हम सब का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार है। ये हमारी सोच का अंतिम आधार है और इस आधार तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग हम सदा से करते आए हैं। ये भारत ही है जिसने कर्म शास्त्र दिया। पूरी दुनिया की जितनी भी फिलॉसफी है उसमें कहीं पर भी लॉ ऑफ एक्शन नहीं है, पर भारत के पास लॉ ऑफ एक्शन है। इस लॉ ऑफ एक्शन की चर्चा भगवत गीता ने पूरी दुनिया में प्रकाशित कर दी। यहाँ पर कर्मांडेवाधिकारस्ते का यह श्लोक हम सब ने अनेक बार सुना है। कर्म पर अनेक विचार अब तक हम आप सबके समक्ष आ ही चुके हैं। आप सब जानते हैं कि प्रकृति का एक एक अणु और परमाणु भी निरंतर गतिमान है, गति में है। तो हम सब बिना कर्म किए कैसे रह सकते हैं। हम आप सभी कोई न कोई कर्म तो करते ही हैं। कर्म की प्रेरणा हम गुणों से लेते हैं। गुण प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति से ही गुण निकलते हैं और उन गुणों के अनुकूल ही, उन गुणों के अनुसार ही हम कोई न कोई कर्म करते हैं। तो भगवत गीता कहती है कि गुण कर्म विभागशः, ये जो हमारे यहाँ चतुर्वर्ण की परंपरा है, ये हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के आधार पर ही है। हमारी पर्सनालिटी में जिस प्रकार के ट्रेट्स हैं, हमारी पर्सनालिटी में जिस प्रकार का एटीट्यूड है और उसी के अनुकूल हम एक प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। तो यह कितनी जो है वैज्ञानिक विधि है काम करने की, इससे श्रेष्ठ और क्या हम विधि सोच सकते हैं। इस व्यवस्था ने एक लंबी यात्रा की और इसने अपना फल भी दिया। जब ये व्यवस्था अपने पूरे चरम पर थी, तब यह देश पूरी दुनिया में अपने ज्ञान और विज्ञान का डंका बजाता था और पूरी मनुष्यता को प्रकाशित करता था। पूरी दुनिया के चिंतन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना और कहीं इतनी सहजता से नहीं दिखाई पड़ती जितनी कि भारत में दिखाई पड़ती है। तो हम सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कोई गुण अपने आप में एक पूरी इस व्यवस्था को नहीं चला सकता। इसलिए हमको बहुत भिन्नता की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार की सोच और विभिन्न प्रकार के आचरण से ही इस संपूर्ण व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है और इसके बिना इस कार्य को करना संभव नहीं है। तो जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, करते करते हमारा मन उस व्यवहार को अपने भीतर धारण कर लेता है और ऑटो सजेशन के फॉर्म में भी उस काम को हम करने लग जाते हैं। इस ही व्यवस्था को हम सांस्कृतिक रूप भी दे देते हैं। अब जब ये व्यवस्था गुणों के आधार पर रही तो बहुत ही प्रोडक्टिव हो गई। अब आप जानते हैं कि हम किसी भी क्रिया को करते हैं तो हम अपने लोक व्यवहार में उसकी कुछ न कुछ पहचान और उसका कुछ न कुछ नाम देते ही हैं। उन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ जाति विभाजन कर्म सिद्धांतों से निकलकर और एक लंबी यात्रा करते करते इस स्थिति पर आया कि इसने अनेक विकार और समस्याओं को जन्म दे दिया। हमारे लिए ये मनोवैज्ञानिक व्यवस्था जो कि बहुत शानदार थी, इतनी लंबी यात्रा के बाद आते आते ये इस स्थिति में आई कि इसने अनेक समस्याएं दे दी। हम आप सब जानते हैं कि हमारे जो वृद्ध माता पिता होते हैं, हम उनका परित्याग नहीं करते बल्कि बड़े गौरव के साथ उनको लेकर के चलते हैं। यद्यपि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और
लोकतांत्रिक आत्मा जन जन में बसती है और यह कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। हम तो सदा से ही डेमोक्रेटिक थे, बस हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और उनके समझने के तौर तरीके अलग रहे हैं। इस स्थिति को जब हम देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि हमारी सोच और हमारा विचार सदा से डेमोक्रेटिक है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। आज भी भारत का समाज जातिगत व्यवस्था पर ही चल रहा है। इसमें बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ नए विचार, बहुत कुछ नए संस्कार, बहुत कुछ नए तौर तरीके भी हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि स्वागत योग्य हैं। लेकिन इन सब कुछ के साथ साथ हम अपनी उस व्यवस्था पर कायम हैं। भारत की विवाह व्यवस्था से लेकर के अनेक व्यवस्थाएं जो कि जातिगत सिस्टम पर ही चल रही हैं। आप देखते हैं कि भारतीय संवैधानिक दृष्टि से जाति जैसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से आप जब देखते हैं तो अनेक राजनीतिक दल जाति आधार पर ही अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं और अपने राजनीतिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग का जब कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो बिना जाति के आधार पर वो होता नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे ही चुनाव के दिन आते हैं तो जातिगत डेटा हमारे आपके सामने आना शुरू हो जाता है। अब इसी ही व्यवस्था ने एक नया रूप लिया। अब इसमें दो प्रकार के विचार हमें देखने को मिल रहे हैं। एक विचार वे जो ये कहते हैं कि हमको लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता करने के लिए इस प्रकार का डेटा तैयार करना चाहिए, जो कि इससे पहले कई बार इस पर प्रयोग किए गए और देखे गए। वे कितने सफल रहे और कितने असफल रहे, यह आप सब भली भांति जानते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम साधन की दृष्टि से इस डेटा को लें तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जाति कभी समस्या नहीं थी, समस्या उसके साथ बाद जब लगता है तभी उत्पन्न होती है। जब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मजहबवाद, प्रांतवाद आदि जहाँ कहीं बात लगाएंगे वहाँ समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। और जब हमारे मन मस्तिष्क में बड़ी संकीर्णता आती है, हमारी सोच निम्न होती है, हम मानवता का तल छोड़ देते हैं, इंसानियत का पाठ भूल जाते हैं, उसी समय से हमारे भीतर यह स्थिति पैदा होती है जो कि मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं होती। मुझे लगता है कि लोक व्यवहार में जब हम उतरते हैं तो निसंदेह हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली फील करते हैं और देखते हैं कि आज जो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही साइंटिफिक वैल्यूज़ पर जीने वाली सोसाइटी भी अनेक अंधविश्वासों के साथ साथ बहुत संकीर्णताओं से हमारे आपके सामने से गुजरती है और हम सब उसे भली भांति देखते हैं। बहुत दया आती है, बड़ी करुणा पैदा होती है उन लोगों के प्रति जो तथाकथित तौर पर बड़े शिक्षित हैं, लेकिन वे अपनी जातिवाद जैसी मानसिकता से बाहर नहीं निकलते। तो मुझे लगता है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, बल्कि हमें समझना है उनके यथार्थ को, हमें समझना है लॉ ऑफ एक्शन को। अगर हम लॉ ऑफ एक्शन को समझते हैं तो हमें कोई कठिनाई उसमें नहीं होगी। जहाँ तक बात जातिगत जनगणना की है तो इसके पक्ष में मैं समझता हूँ कि यदि इसका उपयोग साधन के रूप में किया जाए, क्योंकि हम सभी लोग भारत को लीड कर रहे हैं, हम सभी लोग भारत को आगे लेकर के चलने के लिए संकल्पित हैं, तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए यह पता कर लें कि हमारे किस नागरिक की क्या स्थिति है। इसको हम चाहे जैसे भी पता कर सकते हैं, जितनी जल्दी पता कर लेंगे, समस्या जितनी जल्दी पता कर लेंगे, सलूशन उतना शीघ्र मिलेगा। आप सब जानते हैं कि आज हम जब मेडिकल साइंस में बीमार पड़ते हैं तो पहला काम होता है चेकअप करना, अर्थात समस्या को पता करना कि समस्या कहाँ पर है, तभी उसके निदान की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यदि जातिगत जनगणना आर्थिक और सामाजिक स्थिति स्टेटस को बताती है, जिससे कुछ हम प्रोग्रेसिव स्टेप ले सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन इतनी आसानी से ये मुद्दा हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो राजनीतिक स्वार्थ की स्थिति बनी हुई है, ये निरंतर नए रंग रूप देती रहेगी। और
एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जब जिनके जो सिद्धांत होते हैं उनके विपरीत उन्हें कार्यों को करते हुए देखते हैं, तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते बनता है कि प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें कि जो लोग आज पूरी मानवता को लीड करने की बात कर रहे हैं, जब वे ही सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत चलेंगे तो ये पूरी निर्दोष जनता कहाँ जाएगी। तो भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और सबको उज्जवल भविष्य प्रदान करे। मैं आशा करता हूँ कि हम पुनः अपने भारतीय होने के गौरव से एक दूसरे को भरा हुआ देखेंगे और एक दूसरे के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा वातावरण बना करके तैयार करेंगे। यदि हम यही भावनाएं अपने भीतर भर लें, मानवता का संचार अपने भीतर भर लें, तो हमको पुनः वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी जो हमारे आदर्श सिद्धांतों के अपेक्षित अनुमान हैं, वो हमको सब मिलेंगे। तो आप सबको उज्जवल भविष्य मिले और सबको सद्बुद्धि जब मिलेगी तभी उज्जवल भविष्य मिलेगा। तो सबकी सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।